हमने पहले ही दिन कहा था कि जयराम महतो ने गिरफ्तारी न देकर शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जिस तरह वह पुलिस को चकमा देकर निकले हैं, निश्चित है कि उन पर कार्रवाई की जाएगी और ठीक अब वही हो भी रहा है। शुक्रवार को राज्य के सभी समाचार पत्रों में निर्वाचन आयोग की तरफ से एक नोटिस इशू किया गया है। इस नोटिस में लिखा है कि निर्वाचन के लिए किए गए नामांकन के दौरान जयराम महतो द्वारा नाम निर्देशन पत्र में जिन प्रस्तावकों का नाम दिया गया है उनके हस्ताक्षर संदेहास्पद हैं और इसलिए उन सभी प्रस्तावकों का सत्यापन किया जाना है। इस नोटिस के माध्यम से कहा गया है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से 2 बार जयराम महतो के नंबर पर फोन किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया और कोई जवाब भी नहीं दिया। ऐसे में 7 मई को 11 बजे उन्हें गिरिडीह के निर्वाचन पदाधिकारियों के समक्ष सभी प्रस्तावकों के साथ उपस्थित होने के लिए कहा गया है, ताकि उन प्रस्तावकों का सत्यापन किया जा सके। यानी 7 मई को जयराम महतो को गिरिडीह से निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपने प्रस्तावकों के साथ जाना होगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में उनका नामांकन रद्द भी किया जा सकता है। हालांकि नोटिस में नामांकन रद्द करने की बात नहीं लिखी गई है, लेकिन प्रस्तावकों का न होना, चुनावी कागजात में प्रक्रिया का पालन न होना और उन पर संदेह होना नामांकन रद्द करने का प्रमुख आधार बन सकता है। इन्हीं कारणों से खूंटी, लोहरदगा, सिंहभूम और पलामू में इसी बार लगभग 17 लोगों का नामांकन रद्द हो गया है। जाहिर है जयराम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे, यानी उन्हें किसी भी विषम परिस्थिति में निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष जयराम महतो को उपस्थित होना पड़ेगा। गौर करने वाली बात है कि इस नोटिस में उन पर हुए एफआईआर, उनके भागने या अरेस्ट वारंट का कोई जिक्र नहीं किया गया है। यानी पुलिस जो उन्हें ढूंढ रही है वह पूरा प्रकरण अलग है। लेकिन अगर जयराम महतो 7 मई को 11 बजे गिरिडीह के निर्वाचन पदाधिकारी के पास गए तो निश्चित तौर पर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वहां पहुंचेगी। जयराम के लिए यह स्थिति आगे कुआं पीछे खाई की तरह हो गई है। यदि वे निर्वाचन पदाधिकारी के पास जाते हैं तो वे गिरफ्तार होंगे और अगर नहीं जाते तो उनका नामांकन रद्द होगा, यानी वे लगभग लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाने की स्थिति में होंगे। तो अब आगे क्या करेंगे जयराम महतो? आखिर क्या उनके पास अब विकल्प बचे हैं? बोकारो डीसी की तरफ से जारी नोटिस पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? इससे भी बड़ा सवाल यह कि आखिर क्या करेंगे जयराम महतो के समर्थक जो उनके साथ भाषा और खतियान आंदोलनों के साथ ही रहे हैं। आइए जयराम महतो प्रकरण पर आपको सब कुछ बताते हैं, वो भी बहुत ही विस्तार से। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की पॉलिटिकल कवरेज का सबसे बड़ा विश्लेषण, सियासी कहानियां। देखिए, जयराम महतो इस उम्मीद में पुलिस की गिरफ्त से भाग निकले कि बाहर रहते हुए बेल ले लेंगे और फिर आसानी से अपना चुनाव प्रचार कर सकेंगे। लेकिन इस मामले में चुनाव आयोग के नोटिस के बाद स्थितियां बहुत अलग हो गई हैं। उनके पास आज से सिर्फ 3 दिन का वक्त बचा है कि वे बेल ले लें या फिर किसी तरह गिरफ्तारी को टाल दें, क्योंकि नोटिस के बाद उन्हें निर्वाचन पदाधिकारी के पास उपलब्ध तो होना ही होगा, जहां वे निश्चित तौर पर गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। हमने जयराम के करीबी साथियों से बातचीत करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसे में वे क्या निर्णय लेंगे यह कोई नहीं जानता। 1 मई को बोकारो जिला कार्यालय से जयराम के फरार होने के बाद स्थितियां बहुत हद तक बदल गई हैं। एक एफआईआर उन पर पहले से था, जिसके आधार पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आई थी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं देने के बाद उनके साथ उनके 10 सहयोगी और 15,000 समर्थकों पर भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। हम आगे बढ़े इससे पहले आपको इस एफआईआर के बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं, क्योंकि इस एफआईआर में बहुत कुछ नया पता चला है और पुलिस का पक्ष भी काफी हद तक सामने आ सका है। आइए क्या कुछ है इस एफआईआर में आपको बताते हैं। यह एफआईआर 2 मई को रात 12:14 पर बोकारो स्टील सिटी थाने में दर्ज की गई है, यानी 1 मई की घटना वाली ही रात को। एफआईआर में लिखा गया कि पुलिस जब 2022 के केस के मामले में जयराम के खिलाफ गैर जमानती अरेस्ट वारंट लेकर पहुंची तो जयराम के समर्थकों ने गिरफ्तारी में बाधा डालने की कोशिश की
और गेट के बाहर जाते ही जयराम अपने समर्थकों का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले। इसके बाद उन्हें सूचना मिली कि वह पिंडरा जोरा के जेल मैदान में 50,000 समर्थकों को संबोधित कर रहे हैं। पुलिस की टीम वहां भी पहुंची, लेकिन वहां जयराम ने पुलिस के खिलाफ उत्तेजक भाषण देकर लोगों को उकसाया, जिसके बाद जयराम के समर्थकों ने पुलिस के साथ हाथापाई की, उन पर कुर्सी, टेबल, पानी के बोतल, जूता, चप्पल और डंडे से हमला किया और जयराम महतो को गिरफ्तार होने से बचा लिया। जयराम वहां से भाग निकले। ये सारी बातें 2 मई की रात को हुए एफआईआर में लिखा गया है। इसके तहत जयराम महतो, रिजवान अंसारी, मनोज यादव, देवेंद्र नाथ महतो, मदन महतो, संजय महतो, फरजान खान, रितेश महतो, मोतीलाल महतो, दीपक रवानी और बबलू महतो सहित 15,000 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। इसी के आधार पर 2 मई को फरजान खान, संजय मेहता, दीपक रवानी आदि को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लेकिन जयराम अब भी पुलिस की पहुंच से दूर है। यानी कि अब जयराम पर 2 मुकदमे हैं जिनके विरुद्ध उन्हें बेल लेना होगा, अन्यथा उनकी राह बहुत मुश्किल हो सकती है। अब मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ ले जाना चाहता हूं। 2022 के जिस केस के बारे में जयराम दावा कर रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है और उन्हें कोई नोटिस नहीं मिली है, इसे लेकर पुलिस ने 2 मई 2024 वाले एफआईआर में लिखा है कि उन्हें पहले भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी। पुलिस का कहना है कि तोपचांची थाने के द्वारा पहले ही जयराम को गिरफ्तार करने की भरसक कोशिश की गई, लेकिन वे गिरफ्तारी के डर से भाग रहे थे, यह पुलिस कह रही। 29 अप्रैल को फिर से पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तोपचांची थाना पहुंची, लेकिन वहां से भी जयराम महतो भाग निकले। यह पुलिस का बयान है जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। इसके बाद जब पुलिस की जानकारी मिली कि वे 1 मई को नामांकन कराने के लिए बोकारो निर्वाचन कार्यालय जा रहे हैं, तो पुलिस गैर जमानती वारंट लेकर वहां गई, लेकिन वे वहां से भी भागने में सफल रहे। जैसा कि हमने आपको बताया, जयराम के पास फिलहाल 2 विकल्प हैं। पहला कि वो गिरफ्तार हो जाए, पहला कि वो गिरफ्तारी दे दे और बेल लेने की कोशिश करें, और दूसरा विकल्प कि वे 7 मई को निर्वाचन पदाधिकारी के पास न जाएं और उनका नामांकन ही रद्द हो जाए। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों विकल्प चुनने में जयराम के समक्ष क्या क्या चुनौतियां आएंगी। पहली स्थिति पर पहले बात करते हैं। यदि जयराम गिरफ्तार हो जाते हैं तब क्या होगा? इस स्थिति में सब कुछ निर्भर करता है कि उन्हें बेल कब तक मिलेगा, क्योंकि जयराम के 4 साथियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। उनमें से संभवतः 3 लोगों को जेल भेज दिया गया है। जयराम चूंकि इस मामले में मुख्य आरोपी हैं, उन्हें भी पुलिस जेल भेजने का प्रयास करेगी। ऐसे में जेल से बाहर आने तक उनका चुनाव प्रचार पूरी तरह से थमा रहेगा, बाधित रहेगा, जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर अभी थमा ही हुआ है। अगर वे 25 मई तक बाहर नहीं आते हैं तो उनके लिए यह सबसे बुरी बात होगी, क्योंकि 25 मई को गिरिडीह लोकसभा में मतदान है और उसके पहले उनका जनसंपर्क बहुत ही जरूरी है। हालांकि यदि उनकी टीम उनकी अनुपस्थिति में लोगों तक पहुंचती है और चुनाव प्रचार करती है तो काफी हद तक डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है। पर जयराम महतो की उपस्थिति, उनके लोगों के बीच न होना कई मायनों में उनकी पार्टी या उनके समर्थकों के लिए एक झटका जैसा होगा। अब आइए दूसरी स्थिति पर। दूसरी स्थिति क्या होती है? यदि जयराम महतो 7 मई को निर्वाचन पदाधिकारी के पास नहीं जाते हैं और उनका नामांकन रद्द हो जाता है, तब इस बदली हुई परिस्थिति में क्या होगा, इसका भी आकलन सुनिए। इस स्थिति में जयराम महतो को सबसे अधिक नुकसान होता दिख रहा है, क्योंकि नामांकन रद्द होने की स्थिति में वे चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे और उनकी इतने महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मुझे लगता नहीं है कि जयराम ऐसा चाहेंगे कि उनका नॉमिनेशन रद्द हो जाए, क्योंकि चुनाव न लड़ पाने की स्थिति में उनका पूरा उद्देश्य ही धराशायी हो जाएगा। इस स्थिति में झामुमो और भाजपा दोनों को फायदा होगा और उनके बीच अब सीधी टक्कर हो सकेगी। लेकिन अहम सवाल यह है कि जो लोग जयराम को वोट देने का मन बना चुके हैं, क्या वे झामुमो या भाजपा की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? ऐसा लगता नहीं है। जयराम के समर्थकों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि यदि जयराम महतो का नामांकन, नॉमिनेशन रद्द हो जाए तो फिर वे नोटा का बटन दबाएंगे, नोटा के विकल्प के तौर पर जाएंगे। यानी अगर जयराम के सभी समर्थक नोटा का बटन दबाते हैं तो गिरिडीह में भाजपा और झामुमो के लिए चुनौती बनी रहेगी। साथ ही राज्य और देश का इस विरोध का मैसेज भी जाएगा। यदि किसी सीट पर नोटा जीतती है तो क्या होगा, इस विषय पर हम अगले वीडियो में विस्तार से बात भी करेंगे। फिलहाल यह समझिए कि जयराम का नामांकन तभी रद्द हो सकता है जब वे 7 मई को निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित न हो सके।
अब जयराम अपनी गिरफ्तारी बचाएंगे या फिर नामांकन, यह देखने की बात होगी। लेकिन अब दूसरे पॉइंट पर भी हम नजर डालते हैं। जयराम के समर्थक और कई लोग चुनाव आयोग के इस नोटिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस नोटिस का उद्देश्य ही जयराम महतो को गिरफ्तार करना है। उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वे बाहर आएं और उन्हें पुलिस पकड़ सके। जयराम के कई साथी पहले भी चुनाव आयोग के रवैये पर सवाल खड़ा कर चुके हैं और जब उन्हें नोटिस दिए जाने पर विवाद और बढ़ गया है तो कई बार अब सवाल कई हलकों में बढ़ा है। हालांकि जयराम महतो की तरफ से अभी तक किसी तरह का बयान या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। संभव है कि वे अपनी तरफ से एक संदेश अपने समर्थकों और मीडिया के लिए जारी करेंगे, लेकिन तब तक हम में से कोई भी यह कह पाने की स्थिति में नहीं है कि 7 मई को जयराम महतो अपने प्रस्तावकों के साथ निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे या नहीं। लेकिन जो भी होता है, हम आप तक जानकारी जरूर पहुंचाते रहेंगे। इस पूरे प्रकरण से गिरिडीह की सीट काफी चर्चा में आ गई है। पूरी संभावना है कि चुनाव तक यह गहमागहमी बनी रहेगी। अगले वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे कि नोटा अगर जीतती है तो आगे क्या हो सकता है या फिर क्या होने की संभावना है। आप हमारे वीडियो का इंतजार करें और फिलहाल हमें इजाजत दें। आपसे एक और गुजारिश है कि यदि आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी लोगों को भी हमसे जुड़ने के लिए अपील करें, क्योंकि हमारा प्रयास है झारखंड की सभी राजनीतिक घटनाक्रमों को आप तक निष्पक्ष होकर बगैर किसी रोक टोक के, बगैर किसी विवाद के पहुंचाना। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट सियासी कहानियां। मैं हूं आपके साथ आकाश आनंद और कैमरे के पीछे हैं अतुल। जाने से पहले बगैर YouTube चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा और इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।